गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे समाजशास्त्र एवं मनोविज्ञान के बारे में। देखिए इन दोनों का जो संबंध है किस तरीके से है। तो मनोविज्ञान को प्राय व्यवहार के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया जाता है। ये मुख्यतः व्यक्ति से संबंधित है। ये उसकी बौद्धिकता एवं सीखने की प्रवृत्ति, अभिप्रेरणाओं एवं याददाश्त, तंत्रिका प्रणाली एवं प्रतिक्रिया का समय, आशाओं और डर में रुचि रखता है। सामाजिक मनोविज्ञान जो समाजशास्त्र और मनोविज्ञान के बीच एक पुल का कार्य करता है, अपनी प्राथमिक रुचि एवं व्यक्ति में रखता है, लेकिन उसका इस बात से सरोकार रहता है कि व्यक्ति किस प्रकार सामाजिक समूह में सामूहिक तौर पर अन्य व्यक्तियों के साथ व्यवहार करता है। समाजशास्त्र समाज में संगठित व्यवहार को समझने का प्रयास करता रहता है। यही वह तरीका है जिससे समाज के विभिन्न पक्षों द्वारा व्यक्तित्व को आकार मिलता है। उदाहरण के लिए आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था, उनका परिवार और नातेदारी संरचना, उनकी संस्कृति, मानक एवं मूल्य। ये याद करना रुचिकर होगा कि दुर्खैम, जिन्होंने आत्महत्या के अपने प्रख्यात अध्ययन में समाजशास्त्र को स्पष्ट पद्धति एवं विषय क्षेत्र में स्थापित करने की चेष्टा की, इसमें उन्होंने उन व्यक्तियों की व्यक्तिगत उत्कंठाओं को बाहर रखा जिन्होंने आत्महत्या की या इसकी चेष्टा की। ये उस सांख्यिकीय आंकड़ों के लिए किया गया जो उन व्यक्तियों की कई सामाजिक विशेषताओं से सरोकार रखते थे। समाजशास्त्र एवं सामाजिक मनोविज्ञान के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, अधिकांश देशों में मानव विज्ञान में पुरातन विज्ञान, भौतिक मानव विज्ञान, सांस्कृतिक इतिहास, भाषा की विभिन्न शाखाएं और सामान्य समाजों में जीवन के सभी पक्षों का अध्ययन शामिल है। यहाँ हमारा सरोकार सामाजिक मानव विज्ञान और सांस्कृतिक मानव विज्ञान से है, क्योंकि ये समाजशास्त्र के अध्ययन के एकदम निकट है। समाजशास्त्र को आधुनिक जटिल समाजों का अध्ययन समझा जाता है, जबकि सामाजिक मानव विज्ञान को सरल समाजों का अध्ययन समझा जाता है। हमने पहले देखा है कि प्रत्येक विषय का अपना इतिहास अथवा जीवनी होती है। सामाजिक मानव विज्ञान का विकास पश्चिम में उन दिनों हुआ जब ये माना जाता था कि पश्चिमी शिक्षित सामाजिक मानव विज्ञानी ने गैर यूरोपियन समाजों का अध्ययन किया, जिनको प्राय विजातीय, अशिष्ट और असभ्य समझा जाता था। जिनका अध्ययन किया गया और जिनका अध्ययन नहीं किया गया था, उनके बीच के असमान संबंध पर ज़्यादा टिप्पणी नहीं की गई। लेकिन अब समय बदल गया है और अब वे मूल निवासी विद्यमान हैं, चाहे वे भारतीय हो या सूडानी, नागा हो या संताल, जो अपने समाजों के बारे में बोलते हैं और लिखते हैं। अतीत के मानव विज्ञानियों ने सरल समाजों का विवरण तटस्थ वैज्ञानिक तरीके से लिखा था। प्रत्यक्ष व्यवहार में लगातार उन समाजों की तुलना आधुनिक पश्चिमी समाजों से करते रहे हैं, जिसे वे एक मानदंड के रूप में देखते हैं। अन्य परिवर्तनों ने भी समाजशास्त्र और सामाजिक मानव विज्ञान की प्रकृति को पुनः परिभाषित किया है। जैसा कि हमने देखा कि आधुनिकता ने एक ऐसी प्रक्रिया की शुरुआत की जिसमें छोटे से छोटा गांव भी भूमंडलीय प्रक्रियाओं से प्रभावित हुआ। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण उपनिवेशवाद है। अर्थात जैसे अंग्रेज आए थे, उन्होंने विभिन्न जो देश थे उनमें अपने उपनिवेश बनाए थे। ब्रिटिश उपनिवेशवाद के दौरान भारत के अत्यधिक दूरस्थ गाँवों ने भी अपने प्रशासन और भूमि कानूनों में परिवर्तन अपने राजस्व उगाई में परिवर्तन और अपने उत्पादक उद्योग को समाप्त होते देखा था। समकालीन भूमंडलीय प्रक्रियाओं ने दुनिया के इस प्रकार सिकुड़ने को और ज़्यादा बल प्रदान किया। एक सरल समाज का अध्ययन करते समय ये मान्यता थी कि एक सीमित समाज था। हम जानते हैं कि उसका आज ऐसा नहीं है। सामाजिक मानव विज्ञान द्वारा सरल व निरक्षर समाजों पर किए गए परंपरागत अध्ययन का प्रभाव मानव विज्ञान की विषय वस्तु और विषय सामग्री पर पड़ा। सामाजिक मानव विज्ञान की प्रवृत्ति समाज के सभी पक्षों का एक समग्र में अध्ययन करने की होती थी। अभी तक जो विशेषज्ञता प्राप्त हुई वह क्षेत्र पर आधारित थी। उदाहरण के लिए अंडमान द्वीप समूह, नुवर अथवा मेसेलेनिया। समाजशास्त्री जटिल समाजों का अध्ययन करते हैं, अतः समाज के भागों जैसे नौकरशाही या धर्म या जाति अथवा एक प्रक्रिया जैसे सामाजिक गतिशीलता पर ध्यान केंद्रित करते हैं। सामाजिक मानव विज्ञान की विशेषताएं थी लंबी क्षेत्रीय कार्य परंपरा। समुदाय जिसका अध्ययन किया उसमें रहना, अनुसंधान की नरजाति प्रजाति पद्धतियों का उपयोग। समाजशास्त्री प्राय सांख्यिकी एवं प्रश्नावली विधि का प्रयोग करते हुए सर्वेक्षण पद्धति एवं संख्यात्मक आंकड़ों पर निर्भर करते हैं। 5वें अध्याय में आप इन परंपराओं के बारे में और ज़्यादा विस्तार से जान पाएंगे। आज एक सरल और जटिल समाज में अंतर को स्वयं एक बड़े
पुनर्विचार की आवश्यकता है। भारत स्वयं परंपरा और आधुनिकता का, गांव और शहर का, जाति और जनजाति का, वर्ग एवं समुदाय का एक जटिल मिश्रण है। गांव राजधानी दिल्ली के बीचों बीच बसे हुए कॉल सेंटर देश के विभिन्न कस्बों से यूरोपीय और अमेरिकी ग्राहकों की सेवा करते हैं। भारतीय समाजशास्त्र दोनों परंपराओं से सार ग्रहण करने में काफ़ी उदार रहा है। भारतीय समाजशास्त्री अक्सर भारतीय समाजों के अध्ययन में केवल अपनी संस्कृति का ही नहीं बल्कि उनका भी अध्ययन करते हैं जो उनकी संस्कृति का हिस्सा नहीं है। ये शहरी आधुनिक भारत के जटिल अंतर करने वाले समाजों के साथ साथ जनजातियों का भी एक समग्र रूप में अध्ययन कर सकता है। इस बात का डर बना रहता है कि सरल समाजों के खत्म होने से सामाजिक मानव विज्ञान अपनी विशिष्टता खो देगा, समाजशास्त्र में मिल जाएगा। हालांकि दोनों विषयों में लाभदायक अंतर परिवर्तन हुए और आजकल पद्धतियों एवं तकनीकों को दोनों विषयों से लिया जाता है। राज्य और वैश्वीकरण के मानव विज्ञानी अध्ययन किए गए जो कि सामाजिक मानव विज्ञान की परंपरागत विषय वस्तु से एकदम अलग है। दूसरी ओर समाजशास्त्र भी आधुनिक समाजों की जटिलता के अध्ययन के लिए संख्यात्मक एवं गुणात्मक तकनीकों, समष्टि और व्यष्टि उपागमों का उपयोग करता है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि हम इस पर चर्चा 5वें अध्याय में भी जारी रखेंगे, क्योंकि भारत में समाजशास्त्र और सामाजिक मानव विज्ञान में अति निकट का संबंध रहा है। पूंजीवाद की बात करते हैं। देखिए पूंजीवाद क्या होता है। तो पूंजीवाद का अर्थ होता है आर्थिक उद्यम की एक ऐसी व्यवस्था जो बाजार विनिमय पर आधारित है। पूंजी से आशय कोई संपत्ति जिसमें धन, भवन एवं मशीनें आदि शामिल है, जो बिक्री के लिए वस्तुओं के उत्पादन में उपयोग में की जाती है अथवा बाजार में लाभ कमाने के उद्देश्य से विनियोग की जा सकती है। ये व्यवस्था उत्पादन के साधनों और संपत्तियों के निजी स्वामित्व पर आधारित होती है। द्वंद्वात्मक सामाजिक ताकतों के विरोध की क्रिया या उनकी विद्यमानता, जैसे सामाजिक बाध्यता और व्यक्तिगत इच्छा। आनुभविक अन्वेषण समाजशास्त्रीय अध्ययन के दिए गए किसी भी क्षेत्र में की जाने वाली तथ्यपरक जांच। नारीवादी सिद्धांत एक समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण जो सामाजिक विश्व का विश्लेषण करते समय लिंग की महत्ता को केंद्र में रखने पर बल देता है। यद्यपि इस सिद्धांत के कई तत्व हैं, लेकिन उन सब का एक सरोकार है समाज में लिंग के आधार पर होने वाली असमानता की व्याख्या करना एवं उसे दूर करने के लिए कार्य करना। समष्टि समाजवाद का मतलब है बड़े समूह, संगठनों अथवा सामाजिक व्यवस्था का अध्ययन करना। व्यष्टि समाज का अर्थ होता है आमने सामने की अंतक्रिया के संदर्भ में मानव व्यवहार का अध्ययन करना। सामाजिक बाध्यता का अर्थ होता है एक शब्द जो इस तथ्य को दर्शाता है कि हम जिन समूह और समाजों के हिस्से हैं वे हमारे व्यवहार को अनुकूलता के हिसाब से प्रभावित करते हैं। मूल्य की बात करते हैं तो व्यक्ति या समूह द्वारा माना जाने वाला विचार की क्या जरूरी है, सही है, अच्छा या बुरा है। विभिन्न मूल्य मानव संस्कृतियों की विभिन्नता के मुख्य पक्षों को दर्शाते हैं। ठीक है, तो ये लेसन हमारा कंप्लीट हो गया।